नमस्कार, स्वागत है आपका तर्क संगत के एपिसोड एजुकेशन में। मैं हूं संदीप बत्रा और हम आज बात करेंगे एजुकेशन के ऊपर, एजुकेशन की बहुत सारी पॉलिसीज के ऊपर। बात तो यह है कि जब पेंडेमिक आया तो पेंडेमिक आने के बाद स्कूल बंद हो गए और स्कूलों ने ऑनलाइन एजुकेशन शुरू कर दी। ऐसी ऑनलाइन की स्थिति में बहुत सारे बच्चों ने ठीक से क्लास अटेंड करी और बहुत सारे बच्चों ने नहीं करी। लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन ने एक चीज सिखा दी कि घर पे बैठे बैठे भी एजुकेशन की जा सकती है। यदि एजुकेशन घर पे बैठे की जा सकती है तो स्ट्रक्चर्ड बिल्डिंग में जाके एजुकेशन लेने का कोई फायदा होगा कि नहीं होगा। उसका कारण है क्योंकि एजुकेशन आज की डेट में एक कॉमर्शियल हो गया है, एक बिजनेस बन गया है। बहुत सारे लोग जो एजुकेशन का काम नहीं करते थे लेकिन वो आज एजुकेशन का बिजनेस करते हैं। यानी वो लोग जिनका पीछे पास्ट एजुकेशन से कोई रिलेशन नहीं है, एज ए बिजनेसमैन वो लोग एजुकेशन के धंधे में कूद पड़े हैं और उसकी वजह से एजुकेशन कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है। मैं आज आपको बात कराता हूं। हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे दो मेहमान। एक हमारे वेटरन है एजुकेशन की, पिछले 40 सालों से हम इस शहर में देख रहे हैं, प्रवीण हांडा मैम, जो हांडा पब्लिक स्कूल से हैं, एजुकेशनिस्ट भी हैं, खुद लर्निड हैं, समझती हैं एजुकेशन क्या है। एजुकेशन की नींव इन्होंने यहाँ पर शहर में कई सालों पहले रखी थी। और दूसरे हमारे गेस्ट हैं अमित चौधरी जी, जो हमारे साथ में मौजूद हैं। अमित चौधरी जी जो कि एजुकेशन में उन्होंने अपना एक परचम लहराया है, मैथमेटिशियन हैं। अब्दुल कलाम साहब ने इनकी किताब का विमोचन किया और 11 स्टेट के बच्चों को ये एजुकेशन दे रहे हैं मैथमेटिक्स की। उनको सिखा रहे हैं कि कैसे हमें मैथमेटिक्स करनी चाहिए। सो दो दिग्गज मेरे सामने बैठे हैं और आज हम बात करेंगे एजुकेशन की। हांडा मैम, पहला क्वेश्चन आपसे है, क्या ये जरूरी है कि किसी बच्चे को स्कूल में ले जाके ही पढ़ाना जरूरी है, एक बिल्डिंग के अंदर बैठाना और उसको वही हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, मैथ, साइंस को उसी बिल्डिंग के अंदर ही एजुकेट करना जरूरी है? एक टीचर हो जहां पर क्लास में 1 से 60 बच्चे बैठे हों, एक टीचर कुछ बोल रहा हो और वो बच्चा सुन रहा हो, तभी वो एजुकेशन प्राप्त कर पाएगा। क्या घर पे बैठे एजुकेशन नहीं हो सकती जो पेंडेमिक में बच्चों ने किया? संदीप जी, जैसा आपने कहा है, घर में भी एजुकेशन हो सकती है, बट जो आप स्ट्रक्चर्ड बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, एक जगह तो चाहिए जहां पर बच्चा इंटरेक्ट करेगा, वो रैपो कैसे डेवलप करेगा, उसका ग्रोथ कैसे होगा। देखिए, एक छोटा बच्चा है, आप उसको कुछ नहीं देते तो वो मुंह बना लेता है, एंड वी टेल हिम नहीं बेटा ऐसा नहीं करते। इसी प्रकार से जब बच्चा स्कूल में आता है, उस चार दीवारी जो आप स्ट्रक्चर्ड बिल्डिंग कह रहे हैं, जब उसके फ्रेंड्स बनते हैं, किसी की ईगो हर्ट होती, कोई मुंह से जाता है, दे लर्न हाउ टू interact with a child, then they become matured कि अगर उसने मुंह बनाया कोई बात नहीं, आज उसने फ्रेंड चेंज किया, कल वही फ्रेंड वापस आ जाता है। मैं अगर आपकी बात, मैं छोटी सी आपकी सोसाइटी इज इंपॉर्टेंट, सो स्कूल इज नीडेड, अ स्ट्रक्चर इज नीडेड। यानी कि आपकी बात का लबो लबाब ये है कि अगर एक बच्चा जाता है उसको उसकी कम्युनिटी मिलनी चाहिए, उस कम्युनिटी से वो सीखता है, ग्रो करता है, राइट? मैं आपकी बात बिल्कुल सही है। क्या हम इसको एक क्लब स्ट्रक्चर में नहीं बदल सकते कि उसमें बहुत सारे बच्चे आएंगे, खेलेंगे, एक दूसरे से बात करेंगे, रिलिश करेंगे और कोई नई चीज करेंगे? क्या एजुकेशन ही उनको एक साथ जिस टाइम एजुकेशन दी जा रही होती है वो बच्चे चुप बैठे होते हैं और एक टीचर बोल रही होती है? और स्पेशली एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है जो मैं आपको बताना जा रहा हूं कि नॉर्थ इंडिया में ये ऑब्जर्व किया गया है कि हमारे जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है उसमें 90% सब्जेक्ट अंग्रेजी में होते हैं और 90% बच्चे रीजनल डायलेक्ट में बात कर रहे होते हैं। उनकी जो लोकल कम्युनिकेशन होती है वो अलग होती है और पढ़ाई की कम्युनिकेशन बिल्कुल डिफरेंट होती है। बोथ आर वर्टिकली अपोजिट टू ईच अदर। इसकी वजह से वो बच्चे उस सब्जेक्ट को रटने लगते हैं। यानी जब प्री एनसी केजी में बच्चे का एडमिशन होता है तो उस टाइम पर उसको ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, सीएटी गेट, फोनिक ड्रिल के माध्यम से उनको सिखाया जाता है कि कैसे इस लैंग्वेज को पढ़ा जाता है और धीरे धीरे वो हनुमान चालीसा की तरह उसको कॉपी और पेस्ट करना शुरू करते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि किसी बच्चे को बुला के, किसी कॉन्वेंट स्कूल के, इंग्लिश मीडियम स्कूल के बच्चों को बुला के 8 के 7 के सामने उनको ओपन चैलेंज दिया गया एक्सटेम्परी करने का, तो बहुत ही कम बच्चे ऐसा कर पाए। इसका मतलब यह हुआ कि एक मेजॉरिटी में बच्चे लोकल डायलेक्ट बोलने की वजह से उनका ब्रेन उस लैंग्वेज को डिटेक्ट नहीं कर पाता। जो टीचर खड़ी हुई एक क्लास में 40 बच्चों के सामने अंग्रेजी में बोल रही होती है, उन बच्चों के रिसेप्टर्स ब्रेन के ठीक से उस लैंग्वेज को नहीं समझ पाते, जिसकी वजह से ये चैलेंज आ जाता है। क्या कहना है आपका? नहीं सर, देखिए, कोई चीज अगर आप सिखाएंगे
तो आदमी सीखता है। ये जरूरी थोड़ी कि आपने इंग्लिश स्टार्ट करी है, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो आप डायलेक्ट में लाते हैं तो आदमी को आने लग जाते, तो सीखे क्यों नहीं आते? लेकिन मैडम घर में ये डायलेक्ट यूज नहीं होता, घर में पेरेंट्स नॉर्मली ये डायलेक्ट यूज नहीं करते हैं। बात बिल्कुल सही है, बट आप अगर गवर्नमेंट स्कूल में भी जाएंगे ए फॉर एप्पल ही पढ़ाया जाता, वहां पर भी ए फॉर एप्पल पढ़ाया जाता है। इट इज शुरू से चला आ रहा है। यही तो बात मुद्दे की है। शुरू मैडम थीम प्ले के स्कूल्स आ गए हैं जो आप फन वे में भी तो टीच कर रहे हैं। आज कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है, आज प्ले वे मेथड में सिखाया जा रहा है। देन स्मार्ट बोर्ड्स आ गए हैं स्कूल में, स्मार्ट एजुकेशन टेक्नोलॉजिकली चेंज कर रहे हैं। हर छोटे आदमी के पास, छोटे आदमी से मतलब मेरा कि जो हमारे लेबर क्लास है, जो मजदूर भी है, उसके पास भी मोबाइल है, तो उसने सीख लिया ना सेव करना, डाटा नाम सेव करना। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है अमित चौधरी जी, आपसे इस बात का मैं थोड़ा सा इसका फीडबैक लेना चाहूंगा। जो मैंने बात कही है 90% जो हमारा डायलेक्ट है अलग लैंग्वेज में और 90% हम लोग एक दूसरी लैंग्वेज में बात करते हैं। इट इज जस्ट लाइक दैट कि अगर हम चिंग चोंग चिंग पोंग पिंग कर दूं तो आपको समझ में नहीं आएगा। ये चाइनीज लैंग्वेज है और वो लैंग्वेज एक डिफरेंट लैंग्वेज है। अगर उस लैंग्वेज की मैं पढ़ाई लागू कर दूंगा आज देश में, जो कि लॉर्ड मैकेले ने किसी जमाने में इसको लागू किया था हिंदुस्तान के माइंड को कैप्चर करने के लिए, जिसको राजा राम मोहन राय ने आगे परचम लहराने के लिए कॉन्वेंट स्कूल का, इंग्लिश मीडियम स्कूल का आगे बढ़ के ये कोशिश करी कि पूरे देश में इसका फैलावा हो जाए। और आज इस देश में आज भी वही चीज है। आज अगर हम देखेंगे आईएएस के सिलेक्शन में एक हिंदी मीडियम स्कूल का बच्चा जिसको अच्छे से नॉलेज होती है, क्योंकि जिस लैंग्वेज को बोल रहा है उसको वो पढ़ रहा है, उसको बहुत अच्छे से होती है, उसके चांसेस बढ़ जाते हैं उसमें सिलेक्शन होने के। लेकिन अंग्रेजी मीडियम में चूंकि अंग्रेजी हमारा डायलेक्ट नहीं है, तो दोनों वर्टिकली अपोजिट होने की वजह से वैसा करना मुश्किल हो जाता है। आप बताइए सर। मैं इसमें कहना चाहूंगा, चूंकि बड़ा सिस्टम जो हमारा एजुकेशन है वो अपने आप में पुरानी पद्धति अगर आप देखेंगे और आज में जमीन आसमान का अंतर है। लॉर्ड मैकेले ने जो सिस्टम लाया था, आपको लगता है वो खराब था, हो सकता है कि इस स्तर पे खराब था क्योंकि उसमें गुरुकुल सिस्टम को खत्म करा गया। लेकिन एक सिस्टम आज भी बहुत खराब हो रहा है। अब तो कई सरकारें बदल गई ना, अब क्यों नहीं चेंज हो रहा है? तो लॉर्ड मैकेले को गए हुए और आज कितना समय हो गया है। अभी परसों एक मैंने इंटरव्यू में देखा, रामदेव जी को अभी परमिशन हुआ है कि वो अब पुरानी पद्धति के अनुसार, पुरातन पद्धति के अनुसार, वैदिक सिस्टम के अनुसार वो शुरू करने जा रहे हैं। और उन्होंने वेद साहब जो आईएएस हैं उनको उसका डायरेक्टर बनाया है और वो अब आपके पास उत्तराखंड में एजुकेशन के लिए सिस्टम लाए। एक बार मैं और बात कहना चाहूँगा कि ये रटने का सिस्टम है ना, जो ये अगर आप साउथ में जाएंगे और हमारे नॉर्थ बेल्ट में बहुत बड़ा डिफरेंस है। नहीं, आपको बड़ा हैरानी होगी। आपकी बात बिल्कुल नहीं, आपको साउथ में बिल्कुल ये मैं मानता हूँ, साउथ में संदीप भाई आपको बहुत हैरानी होगी इस बात के लिए कि यहाँ पर लोग रटते हैं और टीचर भी रटवाते हैं। अब सिस्टम क्या है? एब्स्ट्रैक्ट और अप्लाइड, लोगों को जानकारी नहीं इस बारे में। अगर आप लोगों से कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम है, लोगों को पता ही नहीं इस बारे में। लेकिन अगर आप साउथ में जाएंगे तो वो सारे बच्चे आप जो पढ़ते हैं उनका रीजन भी जानते हैं, इवन टीचर भी वो ट्रेन बहुत अच्छी, बहुत मुद्दे की बात, बहुत यही चीज हमारे यहाँ नॉर्थ में भी है ही नहीं है। देखिए बहुत मुद्दे की बात है कि वी हैव बीन ब्रॉट अप इन दिस सोसाइटी, तो जिसमें हम आए हैं उसी के हिसाब से चलना पड़ रहा है। बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी इंपॉर्टेंट है मुद्दे की बात। मैं आपको एक मुद्दे नहीं पर एक सिस्टम, मैं बस खाली एक मुद्दे की बात यहाँ पर बताना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू जस्ट अ मिनट मैम, ये जो पॉइंट उठाया था अभी, जो बात हो रही थी कि रटने का सिस्टम है, जो स्कूल के टीचर, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक बहुत बड़े रेप्यूटेड स्कूल, वो एक सो कॉल्ड कॉन्वेंट स्कूल है, वहां पर एक टीचर ने एक बच्चे को उसके मार्क्स इसलिए कम कर लिए क्योंकि उसने अपनी लैंग्वेज में लिखा था। क्योंकि उस बच्चे ने एक पद्धति का इस्तेमाल किया था, रटने की पद्धति को छोड़ के समझने को, उसने उस लैंग्वेज को समझने की कोशिश करी और साल डेढ़ साल की मेहनत के बाद वो सिर्फ चैप्टर को वो बच्ची पढ़ती थी और अपने हिसाब से उसका क्वेश्चन का आंसर लिखती थी। और लेकिन टीचर ने क्लासरूम में एक क्वेश्चन का आंसर फ्रेम करके बच्चों को लिखवाया था। ऑलमोस्ट सबकी कॉपी के अंदर वही क्वेश्चन का वही आंसर था। सब बच्चों ने, एक्चुअली में टीचर को तो 300 बच्चों की कॉपी चेक करनी पड़ती है। यदि हर बच्चे का उसके माइंडसेट के हिसाब से आंसर वो चेक करने लगे तो टाइम का कंजम्पशन बढ़ जाएगा। ये मुद्दे की बात है, इसको नोट करना पड़ेगा। ये बात मैम आपको समझनी होगी। ये बात में जो मुद्दे की बात मैं उठा रहा हूं, ऐसा होता है क्योंकि क्वेश्चन के आंसर रटते हैं बच्चे, फ्रॉम टॉप टू बॉटम आंसर रट लेते हैं। अगर उनसे कहा जाए किसी टॉपिक पे बात करने के लिए तो वो अपने माइंड से फ्रेम करके वर्ड्स एंड वोकैबुलरी नहीं निकाल पाते। आप नहीं है, बिकॉज़ द
teacher has not taught them how to find out answers themselves. नहीं Okay. मैम, एक और बात आपको बता दूं, है ना? दिक्कत कहाँ आएगी? आज पढ़ाई का लेवल जो है चेंज हो गया। हमारे टाइम पे हम लाइब्रेरी जाते थे, रेफरेंस वर्क करते थे। जी। आज तो टीचर्स भी यूट्यूब से उतार लेते हैं सारी जी। चीज लिखने सर, पढ़ने जी। के लिए, तो बच्चों को सिखाते ही नहीं है how to संदीप भाई, take out answers हाँ नहीं मैं themselves. आपसे सहमत हूँ मैम, लेकिन Yes. एक संदीप भाई प्रॉब्लम क्या है, आजकल आप देख रहे हैं अगर 15 करोड़ बच्चा बैठा हुआ है वो जी। खाली बैठा है, जी। 12 करोड़ बच्चा खाली बैठा है, 10-10, 12-12, 15-15 लाख बच्चा एग्जाम देता है, सिलेक्ट 1% नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि वही सिलेक्ट हो रहा है जिसने अपने आप से आंसर लिखा। आज बहुत वो बड़ी- टीचर की डांट खाया होगा, मान सकता हूं आपकी बात, बहुत बड़ी- लेकिन कल को वो आईएएस वही बच्चा बना होगा। मैंने खुद डांट खाई है। प्रकाश अगर मैंने ये नहीं पढ़ा होता तो जावड़ेकर मैं नहीं कर पाता। जी जब मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी में जब मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी में हुआ करते थे तो उनका एक लेख में पढ़ रहा था कि प्रकाश जावड़ेकर जी ने कहा है कि उस समय पर बहुत ज्यादा ब्रेन ड्रेन की प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर, यानी बच्चे काबिल तो हो रहे हैं, यानी कि किसी बड़े इंस्टीट्यूट से इंजीनियरिंग तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी नौकरी नहीं लग पा रही है। बिल्कुल। ब्रेन ड्रेन की एक बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो स्किल की कमी है। इसीलिए शायद प्रधानमंत्री ने स्किल इंडिया के तहत ऐसा कुछ प्रोग्राम चलाने की कोशिश करी है ताकि बच्चे स्किल्ड बने। एक्चुअली में किताबी पढ़ाई करके, रटने से पढ़ाई करके ब्रेन खोखला होता है, खाली एक नारियल की तरह रहता है। लेकिन यदि वही बच्चा अपनी समझ से अपने ज्ञान को थोड़ा सा बढ़ाता है, वही 4th, 5th, 6th का, 8th का, 7th का सिलेबस एनसीईआरटी का, मैंने कई आईएएस से बात करी है, कह रहे वही सिलेबस तो आता है, और है क्या अगर सही तरीके से पढ़ ले, संदीप रटे भाई, ना बच्चा। शायद आपकी बात सुन ली गई है। आपको ये भी बताऊं, जी। अभी मुश्किल से आपको मैं मालूम होगा, मुश्किल से 1 महीने पहले यूनिवर्सिटी में अप्लाइड सिस्टम को खत्म करा गया। कई सारे सिस्टम, बुक्स, किताबें खत्म करी गई, और जो सिस्टम बताया गया भाई, क्योंकि अप्लाइड कर रहे हो ना, अब अप्लाइड वाला बच्चा तो क्या बनेगा? जब तक आप प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं सीखेंगे तब तक आप अपने किसी बिजनेस को नहीं स्टार्ट कर सकते, कोई एग्जाम नहीं सिलेक्ट कर सकते। अभी यूनिवर्सिटी में अप्लाइड सिस्टम को हटाया गया। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम है जब एग्जाम देने जाते हैं, कोई ट्रेनिंग करने जाते हैं, तो वो किसी लायक नहीं होते हैं। इसीलिए यूनिवर्सिटी ने अभी चेंज करा है, और शायद ये आपकी बात वहां तक पहुंच गई है, मुझे ऐसा लगता है। अगला मेरा क्वेश्चन है कि स्कूल्स में अभी ये भी ऑब्जर्व किया गया है कि स्कूल्स एक बिजनेस बिल्डिंग की तरह बन गए हैं। प्लीज डोंट माइंड मैम, आप भी एक स्कूल रन करती हैं, मैं आपको ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, क्योंकि आप जैसे लोग कम हैं इस धरती पे जो एक एजुकेशनिस्ट खुद स्कूल रन कर रहा है। बहुत सारे लोग अलग अलग फील्ड के हैं, यानी अगर मैं अपने दर्शकों को ये कहना चाहूं कि जो लोग जिस चीज का काम नहीं करते और वो एक बिजनेस के रूप में है, यानी उसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो इवॉल्व नहीं हो सकते। यानी वो लोग जो कि काम कोई दूसरा करते थे, बिजनेस को देखने के लिए, यानी बिजनेस को अच्छा होते हुए देखते हुए उन्होंने कहा जी स्कूल का बिजनेस कर लेते हैं या प्रॉपर्टी का बिजनेस कर लेते हैं। वो वाले माइंडसेट से जब स्कूल खोला जाता है तो कहीं ना कहीं आपके बच्चे की एजुकेशन कॉम्प्रोमाइज हो ही जाती है, क्योंकि अगर वो एजुकेशनिस्ट नहीं है खुद से तो सही टीचर, सही प्रिंसिपल, सही स्टाफ का रिक्रूटमेंट नहीं कर सकता। ये एक चैलेंज हो सकता है। आपके सामने क्या क्या चैलेंजेस आए हैं? ऐसा नहीं है, जिसके पास पैसा होगा वो स्किल्ड आदमी खरीद लेगा ना, वो अच्छा प्रिंसिपल लाएगा, अच्छी टीचर्स लाएगा। बहुत अच्छी बात करिए। अच्छा, जिसके पास पैसा होगा वो कोई भी खरीद लेगा। और बहुत सारी बार ये भी देखा गया है कि एक स्कूल में एक टीचर अपॉइंट होता है, दूसरा स्कूल उससे ज्यादा पैसा देता है, वो टीचर वहां शिफ्ट हो जाता है, और ये मूवमेंट चलता रहता है। ये खाली स्कूलों में नहीं है, ये कई कॉर्पोरेट्स में होता है। की बात है कि वो अगर थोड़े से पैसों में शिफ्ट हो जाता है जी, वो इंडिविजुअल है। नो मैम, इट इज नेचुरल। बड़ा नेचुरल है। संदीप भाई, आपसे इससे सहमत में नहीं हूं, और मैडम मैं आपसे भी सहमत नहीं हूं। देखिए, हर आदमी अपनी फ्यूचर के लिए चाहता है उसे दी बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिले। सपोज मान लीजिए, हो सकता है वो स्कूल का ब्रांड बढ़ाओ, हो सकता है उसकी इनकम बढ़ रही, उसके बाद जिम्मेदारी होगी, 2 बच्चे और होंगे, उसके घर के हस्बैंड होंगे, वाइफ होंगे, जो भी होगा उस परिवार के लिए चाहिए। आपका मैं इससे सहमत नहीं हूं। और ये कभी कभी स्कूल भी यही करते हैं, वो उस टीचर को निकाल देते बिना करे। आप उसको क्या कहेंगे? आप देखिए, ये तो होता ही है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल्स और जो गवर्नमेंट रन स्कूल है, ये बड़ा डिफरेंस इसीलिए क्रिएट हुआ है। मुद्दा हमारा एजुकेशन का इसीलिए है। फिनलैंड जैसी कंट्री है जहां पर एजुकेशन तो फ्री है। हालांकि हमारे देश में भी एजुकेशन फ्री है, लेकिन वो क्या कहते हैं कि गांव में एजुकेशन तो फ्री है, लेकिन जो गवर्नमेंट एडेड स्कूल है वहां पर एजुकेशन फ्री नहीं है। 6 से लेके 14 साल तक के बच्चों के लिए एजुकेशन फ्री है। राइट टू एजुकेशन के तहत 2009 का जो एक्ट
बना है, लेकिन बात मुद्दे की ये है कहने की, क्यों ऐसा होता है कि आम जनता जब जाती है सरकारी स्कूलों को बाहर से देखती है कि मेरा बच्चा यहां नहीं, मेरा बच्चा तो एक अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ेगा, भविष्य तो क्या वहीं बन सकता है। मैं मुद्दे की बात ये कहना चाहता हूं, भविष्य वहां नहीं, भविष्य आपके 250 ग्राम के मोबाइल में भी है। 250 ग्राम के मोबाइल में वो सारी इंफॉर्मेशन है जो 10 किलो का बैग उठा के वो स्कूल जाता है बच्चा, 10 किलो का बैग कंधे पे रख के सुबह सुबह स्कूल जाता है, उसमें हकीकत में वो सारी इंफॉर्मेशन नहीं है जो सिर्फ 250 ग्राम के मोबाइल में मिल जाती है। जी बताइए। आपकी ये मिथ्या टूट गई, ये पैंडेमिक ईयर में, ये कोरोना ईयर में ये मिथ्या टूट गई कि आप स्कूल जाके ही पढ़ सकते हैं। ये बात बिल्कुल, मैं ये और आपको बताऊं, मैं इसमें स्कूल का विरोध नहीं कर रहा हूँ, जो कि मैम स्कूल रन करती हैं, मैं आपसे सहमत, लेकिन मैम आप देखिए जो पैंडेमिक ईयर में हुआ, बहुत से लोगों के पास प्रॉपर मोबाइल्स नहीं है, कनेक्टिविटी मैम आप ये मान के चलिए अगर वो फीस देता है उससे कई गुना कम खर्चे पे फोन आ जाएगा। मैं आपके विरोध नहीं कर रहा हूँ स्कूल सिस्टम का, लेकिन अभी भी आप देखिए बच्चे या प्री नर्सरी को ए लिखवाने के लिए मोबाइल से लिख जाएगा। मैंने आपसे एक पॉइंट क्या कहा कि आपके जो स्कूल में आपके घर में जो पेरेंट्स हैं वो आज एक टीचर का रोल प्ले कर रहे हैं। उनके पास जो फोन होता है, मेरी वाइफ, मेरे और भी मैं देख रहा हूँ, वो मैडम उनको सिलेबस भेज देती हैं, सेम मेरी वाइफ या मैं उन बच्चों को लेके पढ़ा रहा हूँ। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, पैंडेमिक ईयर कोरोना ईयर में एजुकेशन के लिए बहुत बुरा भी हुआ, लेकिन एक कदम देखे जाए तो एक नया अच्छा भी हुआ। बहुत अच्छा हुआ जहां तक है, बट आप यहाँ आइए कि लिटरेसी लेवल इंडिया का कितना है। 70% आदमी तो कहीं भी, आप ये देखिए बच्चे को कैसे पढ़ा सकता है। आपकी मिसेस पढ़ी लिखी हैं, वो कर रही हैं, आप उनकी सोचिए ना जो बेसिक शिक्षा में बच्चे हैं। आपके सिर्फ हाईफाई स्कूल से इंडिया नहीं चल रहा है। हमारे मेन जो लोग हैं वो नीचे वाले तो बात करिए ना, जो सेंट्रल बोर्ड्स में हैं, जो स्टेट बोर्ड्स में है, वो बच्चे कहाँ जाएंगे? जो गवर्नमेंट स्कूल में, परिषदीय स्कूल वाले कौन अपने बच्चों को मोबाइल लेके देंगे पढ़ाने के लिए? आप मैम अगर आपको मालूम हो, शायद आपको बहुत अच्छी जानकारी आपको खुद भी होगी अभी, या ये यूपी गवर्नमेंट टीचरों को लैपटॉप दे रही है और उनको लैपटॉप दी जा रही है। नहीं, उनके लिए सुनिए आप, मैं थोड़ा आपको आपकी बात में रोकूंगा। मैं आपसे कहना चाहूंगा मैम, ये सिस्टम क्यों करा गया? ये इसलिए करा गया, ये पैंडेमिक ईयर में, कोरोना काल में बहुत चीजें चेंज हुई मैम, आप भी जानते हो, और लोगों ने एजुकेशन के लिए लेकर के अपने सीरियस भी हुए इशू। जो गार्जियन पहले अपने बच्चों को नहीं देखते थे, उन्होंने देखना शुरू करा, और आप देखेंगे इस बार ये भी कुछ अच्छा ही नहीं हुआ है, बहुत कुछ गलत भी हुआ है। आपने जो एग्जाम दिया है, हो सकता है किसी के पेरेंट्स ने बैठ के दिए होंगे, नहीं, ऐसा भी हुआ। पेरेंट्स दे रहे हैं, मैं आपको बताऊं, ये भी आपको सारे पेरेंट्स दे रहे हैं, लेकिन मोबाइल दूसरा ये बिल्कुल। अब आप बहुत अच्छी बात है। देखिए इसके ड्रॉबैक्स भी है, एग्जाम पेरेंट्स भी दे रहे हैं, एग्जाम बच्चे नहीं, पेरेंट्स। बहुत अच्छा नहीं, जरा इम्पोर्टेंट, अगर सुनिए, अगर इस इशू पे देखा जाए, जूनियर सेक्शन के लिए हो सकता ना अच्छा हो, पर संदीप भाई जो सीरियसली कंपटीशन के लिए दे रहे हैं, जो 9 to 12 बच्चे हैं, कम बच्चा है वो, अच्छा बच्चा बहुत कम है। पॉइंट दूसरा पॉइंट, मैं तो आपसे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जैसे जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज करके अगर मैं यूनेस्को की वेबसाइट पे भी जाता हूं तो करीब 258 मिलियन ऐसे बच्चे हैं जो कि स्कूल नहीं जाते हैं, और 617 मिलियन ऐसे हैं जिनको ठीक से पढ़ना नहीं आता या लॉजिकली जो मैथ्स ठीक से नहीं करते हैं। ये उनकी वेबसाइट बताती है, और इसका मतलब कहीं आंकड़ा उन्होंने वर्ल्ड लेवल पे ये उठाया होगा। बात मुद्दे की ये है कहने की, चाहे इंडिया हो या इंडिया से बाहर कोई भी कंट्री हो, यदि 250 ग्राम का मोबाइल अगर हाथ में लेने से आपको एजुकेशन मिल सकती है, यू टाइप एनीथिंग ऑन द गूगल एंड इट इज देयर, राइट। विकिपीडिया से बहुत कुछ मिल जाता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि सब कुछ यही है, यानी अगर हम पीछे की बात करें, अगर आंकड़े को देखें तो मेरे ख्याल से पीछे कुछ साल पहले ही अनुदीप दुरी शेट्टी ने मोबाइल से आईएएस क्वालिफाई किया था, इंफॉर्मेशन यहां से उन्होंने पूरी ली थी, राइट। So, exception. अगर मैं ये कहूँ उसके साथ 40 जने बैच में थे तो वो सब क्यों नहीं आए? there is a process. देखिए, मैं आपको कहीं से शुरुआत होती है, हो सकता है वहां से शुरुआत हुई हो, आज 1 निकला है, कल को 20 निकलेंगे, शुरुआत होनी जरूरी है। मैं आपकी बात काटते हैं, उसको समझना जरूरी है। कहना चाहता हूँ कि अगर 1 हो सकता है तो 20 भी निकल सकता है। A single person may be a motivator for another 20. Yes. But if you think that the whole thing can run on that scale, that is not. नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आप देखिए वर्डन शिफ्ट हो सकता है। अगर आधा स्कूल पे चला जाएगा तो आधा फोन पे यानी कि ऑनलाइन पे भी जा सकता है। बट सारी चीज किस पे निर्भर करती है अमित जी?
बच्चे का पढ़ने का इंटरेस्ट। बिल्कुल, मैं आपसे और देखिए इस टेम्पो, इस कोविड में क्या हुआ है, जी। ठीक है, बहुत इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, बहुत कुछ बदला है कोविड ने, बट बच्चे जो हैं उनके सिस्टम में से, उनके ब्लड में से पढ़ाई निकल गई है। ये That बात- is what I ये feel. बात- ये That बात- tempo ये- to come to school or to study is out. ये बात Very बिल्कुल few ठीक, children are ये बात following. तो मैं मानता हूं कि कहीं ना Very कहीं few. बच्चों के अंदर से वो सीरियसनेस खत्म हो गई है। खत्म हो गई। एक प्रेशर जरूर होता है स्कूल जाने में, लेकिन इसके साथ साथ इसलिए उन पेरेंट्स को घबराने की जरूरत नहीं है। मैं एक क्वेश्चन मैम से पूछना चाहता हूं, बीइंग एन एजुकेशनिस्ट, क्या कोई बच्चा अगर घर पे पढ़ता है तो सीधे टेंथ नहीं दे सकता, प्राइवेटली दे सकता है? 10th आप प्राइवेटली दे सकते हैं। जिस टाइम आपके बच्चे की नौकरी लगेगी, कोई नहीं पूछता प्राइवेट किया या रेगुलर स्कूल में जाके किया है, उससे कोई मतलब नहीं है। His knowledge is the measure. His knowledge is the main measure, right? So अगर हम इस बात को इसको सही तरीके से रूप में रखें, मैं लोग तो आप BA जो में सब आपने privately yes, करते आपने हैं, जो बात मैम MBA आपने जो privately क्वेश्चन करते किया है, हैं। मेरे साथ एक ऐसा एग्जाम्पल रहा है। जी, जी। हर्षित चौधरी नाम का एक बच्चा था जी। जिसने 9th क्लास में होकर के 11th 12th का कोर्स एंड करा, और आपको यकीन हो, आपको हैरानी होगी, वो लड़का IIT में भी गया। जी। यानी कि वो आप मैम की मैं सहमत हूँ, नॉलेज अगर आपके पास है You तो can कोई do- क्राइटेरिया you नहीं। can- वेरी गुड। do देखिए anything. पॉइंट ये है समझने का, इस शो के माध्यम से उन सब माँ बाप को मैं ये बताना चाहता हूं कि यदि किसी भी वजह से, फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से स्कूल बच्चा नहीं जा पा रहा है, तो ये मत सोचिएगा कि पड़ोसी क्या कहेगा। आप अपने बच्चे के लिए आप ही जवाबदेह हैं। आप उस बच्चे को घर पे तैयार कर सकते हैं। एक बच्ची को हमने तैयार किया था उसके पेरेंट्स से बात करने के बाद कि उन्होंने स्कूल भेजना उसे बंद कर दिया। शाहजहांपुर से बिलोंग करने वाली एक बच्ची माइका खन्ना जिसका नाम है, इस बच्ची ने स्कूल जाना बंद कर दिया था और लगातार घर पे ही बैठ के वही फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस, मैथ, ज्योग्राफी को पढ़ाई करी, और सिर्फ 2 साल के अंदर उसने अपने इंटरेस्ट की फील्ड का काम किया, घर पे पढ़ाई करी, इंटरेस्ट की फील्ड का काम किया, यानी वो लॉन टेनिस के लिए पैशनेट थी, और 2 साल में उसने अपने आप को राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा दिया। DM साहब शाहजहांपुर के बाउंड हो गए उसके लिए, वहीं कोर्ट बनाने के लिए, और उनको वापस बुलाया। एक शहर बरेली में वो बच्ची खेलने आती थी स्टेडियम में, और आज वो राष्ट्रीय खिलाड़ी के नाम से जानी जाती है। ये एक एग्जांपल है कि घर पे बैठ के एजुकेशन दी जा सकती है, प्रोवाइडेड वो पेरेंट्स सीरियस होने चाहिए अपने बच्चे के मैं प्रति। इसके लिए आपको भी उसके लिए धन्यवाद का पात्र कहूंगा। शायद ये हमारे श्रोता लोग को नहीं पता होगा कि आपने उस बच्चे को यहाँ तक लाने में बहुत बड़ा हाथ है, और आपने जो एफर्ट्स किए और उनके गार्जियन ने करे, वो वास्तव में मैं आपको सैल्यूट करूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट है, उस गार्जियन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने It is the guardians and it is the feel in the child that he wants to become something. Otherwise कुछ नहीं हो सकता। no possible, not आप किसी को भी फोर्स करके कुछ नहीं नहीं कर खिला फोर्स करके तो आप नहीं नहीं हो भाई, सकता। आप देखिए किसी गधे को और भी अब आप क्या है, नदी जो तक ले इन्होंने जाएंगे, पानी starting को में उसको कहा खुद ही था, पीना पड़ेगा। इन्होंने स्टार्टिंग में कहा था स्ट्रक्चर्ड बिल्डिंग। मैं आपको एक बात बता दूं, स्ट्रक्चर्ड बिल्डिंग में एक बार जब बच्चा जाता है, अच्छी क्वालिटी अगर उसके अंदर है, तो बच्चे में बिल्कुल तब्दीली आती है। ही वांट्स टू स्टडी, उसमें टेम्पो आता देखिए है। बिल्कुल ये ऐसा वैसा नहीं ही है। ऐसे आप क्या मैं IIT के नहीं, बच्चे नहीं, हैं, जी, वो हमारे ये तो स्कूल में मैम पढ़ आप रहे तो हैं, वेरी गुड। मैम तो अभी तो स्कूल की बात कर रहे हैं, अगर आप मंदिर में भी जाएंगे ना तो आपकी सोच बदल जाएगी। Yes. ये आप बिल्कुल वैसा ही है। तो आप घर structured पूजा कर रहे building जो हैं आप और कह आप रहे थे मंदिर ना, जा रहे हैं, नहीं मैं जी मैं ये नहीं कह रहा हूँ, It is- जैसे आप बिल्कुल वैसे ही मान के चलिए, आप घर पे Indeed. पूजा कर रहे हैं तो भी असर है, लेकिन क्यों आप धाम पे जाते हैं, मंदिर क्यों जाते हैं आप? हैं, तो आपका दोनों का रोल है, दोनों का रोल है। देखिए, ऐसे ही ऑनलाइन और स्कूल दोनों का रोल अपनी जगह है। स्कूल की बात करते करते एक बात इंपॉर्टेंट आ गई है कि कई बारी जब मैं छोटा था, मैं किसी स्कूल में पढ़ता था, तो बड़ी फ्रीक्वेंटली किताबें चेंज नहीं होती थी। वही हिंदी की किताब सुबोध भारती जो मैंने पढ़ी है, मैंने जो हिंदी की किताब पढ़ी है, मेरे फर्स्ट क्लास से लेके मैं 8th क्लास 9th क्लास तक पहुंचा, किताब का कंटेंट वही था, किताब वही थी, किताब जल्दी नहीं बदली। लेकिन स्कूल बिजनेस क्यों बन गया है? क्योंकि वहां पर स्कूल का मालिक को अप्रोच करता है पब्लिकेशन हाउस, और उस पब्लिकेशन हाउस का एक ऑब्जेक्टिव रहता है कि मेरी किताब इस स्कूल में लग जाए। यही उद्देश्य से पब्लिकेशन हाउस चलते हैं। बात यहां पर यह है कि चूंकि स्कूल प्राइवेट हैं तो उनको अपना पूरा हक होता है किताबें चुनने का। हालांकि मद्रास हाई कोर्ट ने पीछे ये डायरेक्शन दिया था कि NCERT की ही CBSE बोर्ड एफिलिएटेड स्कूल्स किताब यूज करेंगे, लेकिन वो ऐसा हुआ नहीं। वो कोर्ट का आदेश एक तरफ है और दूसरी तरफ है स्कूल में पब्लिशर्स की भीड़ इकट्ठा होना, और हर एक पब्लिकेशर अपना कार्ड देके जाता है स्कूल के मैनेजमेंट को, जो जितना ज्यादा कमीशन दे देगा उसको एंट्री मिल जाती है।
है। पॉइंट दिक्कत की बात ये है नहीं, कि नो मैम, इस बात को आपको समझना नहीं, पड़ेगा। ये मेरे बच्चे जो पढ़ते हैं, आज आपको मैं हकीकत बताऊं, मैं अपनी किताबें अपने से जूनियर को दे दिया करता था और अपने से सीनियर से पुरानी किताबें ले लिया करता था। किताबों का बोझ हमारे माँ बाप पे कभी नहीं आया, लेकिन क्या किताबों का बोझ आज आने वाले टाइम में उन माँ बाप पे फिर से दोबारा आएगा? इस बात को क्वेश्चन है। और माँ बाप समझ रहे हैं, जो इस बात को देख पा रहे हैं कि हर बार स्कूल की किताबें चेंज होती हैं, वही किताबें नहीं रहती हैं, बड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि स्कूल का मैनेजमेंट चाहता है उसको कमीशन मिल आपने जाए। बहुत बढ़िया इशू उठाया और अच्छी बात यह है कि आपके सामने जो दो पक्ष हैं, एक स्कूल और एज ए राइटर, एज ए बुक, बहुत बढ़िया, आपने सामने, बहुत बढ़िया। इससे अच्छा ये प्लेटफॉर्म हो नहीं सकता, क्योंकि मैम अपना इशू रखेंगे और मैं चूंकि एज ए राइटर हूं, मैंने भी लगभग 9-10 किताबों में काम कर रहा हूं। मैंने एक अच्छी बुक्स लिखी और मैंने उसके रेट कम रखे और मैंने कहा अपने स्कूल से जाके कि भाई ये आप बुक्स लीजिए जी, अच्छा बुक है, कंटेंट अच्छा है, सब कुछ बड़ा है। उसकी पूरा स्कूल का स्टाफ R&D डिपार्ट कह रहे हैं कि सर ये बुक बहुत बढ़िया है, इसको रखना चाहिए जी। मेरा पब्लिकेशन हाउस जाता है, अब दूसरा आता है, कंटेंट नहीं है वैसा, वो कहता है भैया हम आपको देंगे 20, हमारा पब्लिकेशन कहता है भाई हम कम ले रहे, दे कैसे आपको इतना जी, हमारी बुक बड़ी मुश्किल से लगेगी, दूसरे की बुक लग जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पहले मैम से बात कर लेते हैं। अब आप मुझे इस मुद्दे का जवाब दीजिए। मुझे एक बात बताइए जी, जी, जो भी बिजनेस चल रहे हैं, जो कुछ भी अभी तक हमारे देश में चल रहा है, है ना, कहते हैं अ चेंज इज ऑलवेज फॉर द बेटर जी, ठीक। नाउ यू से कि बुक्स शुड नॉट बी चेंज, तो फिर मैं आपकी बात पे ये कहूँ कि R.D. शर्मा मैथ्स में एक कंटेम्प्रेरी है, वही चले और आपकी किताब हम क्यों लगाएं? 10 साल 20 साल से मैंने लूथरा की पढ़ी थी मैथ्स की अपने जमाने में, वही चलनी चाहिए। व्हाई शुड वी टेक योर बुक नाउ? मेरा पॉइंट ये नहीं था, मेरा पॉइंट ये नहीं था। मैंने ये कहा था, नहीं मैंने आपने अपनी बात, मैंने कहा मैंने अपनी बुक पे R&D करी है, मैंने कुछ नया दिया है, मैं ये कह रहा हूँ आपसे ना। और पब्लिकेशन नहीं कर रहा, पब्लिशर यही कहता है, पब्लिशर कह सकता है एक एज ए राइटर, एक मिनट संदीप भाई, एज ए राइटर बोल रहा हूँ, एज ए पब्लिकेशन नहीं। मैं 20 किताबें पढ़ता हूँ तब अपनी किताब लिखता हूँ। ऐसे ही जो पब्लिशर ने राइटर उठाया वो भी यही बात कहता होगा कि मैंने 20 पढ़ी और तब लिखा है। नहीं, आप देखिए, आप लोगों की बात को सही रखते हुए मैं एक बात मुद्दे की कहना चाहता हूँ। जो मद्रास हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में लिखा था, उसमें यह भी मेंशन किया था, दिस कोर्ट हैज एवरी रीजन टू बिलीव that there is a hidden agenda between CBSE officials and publishers. Something fishy is happening behind. कोर्ट की आंखें थी वहां पे, समझ रहा था कोर्ट ऐसा है। तो इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि जब किताबें चेंज होती है, मैं आपकी बात समझता हूं कि चेंज इज रिक्वायर्ड। यदि आज हम लोग पढ़ रहे थे, कितने कॉन्टिनेंट थे, कितने स्टेट थे, आज बदल गए हैं, चेंज हो गया, तो फिर क्या वही किताब पढ़ते रहे? नहीं, बिल्कुल फिर चेंज। देखिए, अगर हम ज्योग्राफी हिस्ट्री की बात करेंगे, हिस्ट्री कैन नॉट बी चेंज। हिस्ट्री कैन नॉट बी चेंज। नहीं, हिस्ट्री ज्योग्राफी में आप देखिए, आप उन पॉइंटों पे आज कहते हैं जीके को, लेकिन मैथमेटिकली ग्लोबल वार्मिंग हो गई है, ओजोन लेयर, तो चीजें बदलेंगी। CRT ने भी आज दिन तक 10 बार कहने के बावजूद भी चेंज नहीं किया, अपडेट नहीं करा है, पहली बात। दूसरी चीज, बहुत से मुद्दे हैं संदीप जी कि हम लोग क्या पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, कोई उसके ऊपर प्रॉपर नहीं। आज की तारीख में हम फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ रहे हैं, हम क्यों पढ़ रहे हैं, मुझे ये नहीं समझ में आती। हम ये फ्रेंच रेवोल्यूशन इसलिए कर रहे हैं, हो सकता है कि फ्रेंच हमें नहीं फ्यूचर नहीं आपको बताऊं, मैं आपको बताऊं, 9th और 10th CBSE में कहीं पर भी हमारी अपनी इंडिया की हिस्ट्री है ही नहीं। मैं अपने विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। और हम संदीप बिंडर और किस किस के मोटिवेशनल स्पीकर्स के स्पीच सुन रहे हैं, अगर हमारी अपनी मिडीवल और पास्ट की एंशिएंट की हिस्ट्री लग जाए तो इट इटसेल्फ इज वेरी मोटिवेटिंग। बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है, बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हिस्ट्री हमारी ठीक से नहीं में नहीं। भाई मैं जरा आपकी वैदिक मैथ्स आ रही है, अबकस आ गई है, उस पे काम होना चाहिए। ठीक है, नहीं अभी आपको तो अब चेंज होएगी, नहीं होना चाहिए, नहीं उसमें नहीं, पर उसके भी देखिए क्या है ना मैम, चेंज होने का भी क्राइटेरिया है। आप एकदम वैदिक लाद दोगे ना, वो नहीं पढ़ पाएगा बच्चा। लेकिन दूसरी बात, इसी इशू पे आपको बताऊं, मैं शिक्षा मंत्री पोखरियाल साहब, जो सचिव साहब हैं आपके पुरुषोत्तम जी, और CBSE डायरेक्टर में, इन तीनों से मिला। आपको बताऊं मेरी मुलाकात हुई, और जो पुरुषोत्तम जी हैं सचिव जी, उनसे मेरी मुलाकात हुई। मैंने उनसे कहा कि सर ये सिस्टम होना चाहिए एजुकेशन में, और ऐसे ऐसे बुक कंटेंट, उन्हें अच्छा लगा। उन्होंने मुझे कहा कि मेरी बेटी जो है इस समय दून में पढ़ रही है, और ऐसे करके उसको भी चीजें आप सिखाइएगा, ये बहुत बढ़िया चीज है। यानी कि एक
सचिव एजुकेशन लेवल का सिस्टम वो ये बात समझ रहा है ना। और वो कह रहा है कि सर आपकी मीटिंग में सीबीएसई डायरेक्टर से कराना चाहता हूँ, आप मिलिए और आप अपना देखिए, कंटेंट रखिए अब वहाँ। इस शो के कोडिंग आने लग गई, जी। अब कोडिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किताबें नहीं बदले तो देखिए, डू एज द रोमन्स, नहीं, हम तो कोडिंग पीछे के रह बाद से जाएंगे ना देखिए फिर। कोडिंग के नहीं, बाद नहीं, से पिछड़ जाएंगे। कोडिंग के बाद से बड़ा मैंने इंपॉर्टेंट book मुद्दा change सामने, की। एक मिनट ये सर। नहीं नहीं, है मैं ना कि हर संदीप भाई 3 बुक साल चेंज में की book बात नहीं change हो है, जाती बात है। बुक चेंज की होना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन असली पॉइंट अभी जो आप बता रहे हैं फिशिंग, जी। जो अभी आप बता रहे हैं हिडन, जी। जो देख रहा है कोड, देखिए, मैं वो उसकी हम बात लोग कर रहा कह ही हूँ, नहीं मैं उसकी सकते। बात कर रहा हूँ। That is not our जी, field. बहुत We अच्छी can't बात है। say देखिए about बहुत that. इंपॉर्टेंट है, अभी कोडिंग की मैम ने बात करी और अचानक अभी पीछे Artificial आपने intelligence आपने is also बड़े बड़े that is एडवर्टीजमेंट देखे थे और बहुत सारे बच्चे इन्वॉल्व होंगे अभी हाँ, कोडिंग कोडिंग में। में। कोई वेबसाइट बना रहा होगा, कोई App अपने बन रहे हैं। अपना चेंज कर रहा होगा कलर स्क्रीन का, ऐसा हुआ है। कुछ फोन कॉल्स आते हैं बढ़िया एडवर्टीजमेंट के जरिए। आपको मालूम है इस पेंडेमिक के टाइम पर हमारे देश में इनकम की एक बड़ा चैलेंज बना रहा। बहुत सारे लोगों की इनकम कम हो गई, बहुत सारे लोगों की इनकम खत्म ही हो गई। लेकिन इसी टाइम पर अचानक एक कंपनी उभर के आई जिसका नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा। आप सब जानते हैं, आपके बच्चे जो है कोडिंग करना चालू कर दिए थे। वो कंपनी सही मायने में आपको बताऊं 70% अमेरिकन शेयर है उस कंपनी का, 65 to 70%। और हम लोगों ने क्या किया, अपने बच्चों को कोडिंग सिखाने के नाम पर उन कंपनी को अपनी जेब से पैसा दिया और वो पैसा सीधा अमेरिका चला गया है। इस समय पर वो पैसा अमेरिका पेंडेमिक के टाइम पर गया। 65% मनी हैज गॉन टू अमेरिका। और उसको प्रमोट करने के लिए बड़े बड़े स्टार भी थे, बहुत बहुत ऐसे स्टार जिनको देखकर आपको बहुत अच्छा लगता है। कोई नाचने वाला स्टार था, कोई बंबई का और गाने वाला स्टार होगा, कोई दूसरा स्टार था, कोई एक्स था, कोई वाई था, कोई जेड था। एवरी टॉम डिक हैरी सबसे उन्होंने एडवर्टीजमेंट करा ली और मेरे भोले भाले लोगों को लूट लिया है। मेरे देश का वो पैसा 65% हैज गॉन। और मैंने कहां से रहे, मैंने खुद दिया सर। Listen to me. अपनी नहीं स्वेच्छा नहीं से दिया। संदीप भाई Listen एक to me, मिनट एक मिनट मैं जो नहीं, point- नहीं, listen संदीप to me. नहीं नहीं आप जी, सुनिए, आपका जी, इशू ठीक है, जी। लेकिन मैम भी अपनी जगह ठीक भाई, है। आप- वो बोले बात देखिए, बोले कोई वाली आदमी बात नहीं है। करे जिसकी जेब में पैसा है। हाँ, आप और बोले वाले क्यों? नहीं, अच्छा, मैम। उनकी स्वेच्छा से नहीं, मैम, नहीं, मैं आपको- नहीं, मैं- अच्छा, मैं आपको बता- एक्चुअली क्या है, बच्चे no, नहीं नहीं, वो ऐड इस ढंग से बनाते हैं कि बच्चा अपने फादर के लिए नहीं पीछे सर, पड़ जाता देखिए है। देखिए मैं आपको मुद्दे की बात बताता हूं। जैसे मैंने एआई करे हुए कुछ इंजीनियर्स को बुलाया, हमारे देश के काबिल इंजीनियर्स को बुलाया। मैंने बोला है व्हाट इज दैट कोडिंग इज ऑल अबाउट। तो उन्होंने बताया कि सर ये एक तरीके की लैंग्वेज, एक पैटर्न होता है। हमने कहा क्या आने वाले 10 साल में चेंज होगा? बोले बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो जिस तरीके से हमारे घर की वार्डरोब में चेंज हो जाता है हमारा जो हम लोग कोट पहनते हैं, उसी तरीके से फैशन की तरह ये लैंग्वेज भी चेंज होती रहती है, राइट। बट यस, उस बच्चे को थोड़ा इन्वॉल्व करके, उस बच्चे को उन्होंने इन्वॉल्व किया फ्री कोडिंग क्लासेस के तहत, और वो बच्चे को अच्छा लगा, अप्रिशिएट किया, एंड लॉट ऑफ अप्रिशिएशन हैपेंड। उस बच्चे को थोड़ा ज्ञान भी हो गया, विच इज वेरी वेरी नॉर्मल एंड कॉमन। शायद कोई अगर ये स्कूल भी इंट्रोड्यूस करा दे एक टीचर अपॉइंट करके कोडिंग क्लासेस को, तो वो वैसे ही काम करने लगेगा जैसे बड़े बड़े कंपनी के बड़े एडवर्टीजमेंट ने उन पैसे को ले लिया। सी द आइडिया इज कि हमारे हिंदुस्तान में हम लोगों को रैशनल थिंकिंग यानी तर्क संगत थिंकिंग रखना जरूरी है। इस तर्क संगत के एपिसोड के जरिए इसी बात को हम आपको बताना चाहते हैं और कई मुद्दों पे आपको बताएंगे ये ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। इसको आपको सोचना है, किसी पे उंगली नहीं उठाएंगे। जाते जाते एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैं आगे लाना चाहता हूं। हमारे स्कूल के अंदर जो पढ़ाई करते हैं बच्चे, राइट, हमारे स्कूल के अंदर मैं पीछे एपिसोड में बता चुका हूं कि हमारा अभी देश जो है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में 80 पायदान के ऊपर है। यानी कहीं ना कहीं देश के अंदर बड़ा भ्रष्टाचार है, बड़ी दिक्कत है। चाहे वो अगर मैं खाने का काम शुरू करूंगा तो मुझे चैलेंज हो जाएगा कि मैं क्या करूं, पैसे खिलाने पड़ेंगे। मैं कोई भी काम शुरू करूंगा कहीं ना कहीं मेरे को सिस्टम में चैलेंज आना पड़ेगा। वो पैसे खाने वाला कौन है? वो व्यक्ति कौन है जो ऊपर बैठा हुआ है? वो कोई स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा था, आज वो किसी ओहदे पे जाके बैठा है, उसको लगता है कि उसका ओहदा ही सब कुछ है, और वो अचानक उसके मन में एक बातें आने लगती हैं और वो इधर उधर के पैसे खाने लगता है। अचानक वो बड़ा हो जाता है और उसकी कोठियां बनने लगती हैं और हम इस बात को समझ नहीं पाते हैं। उसको लगता है यही सही है, उसको लगता है मुझे पैसे कमाने चाहिए क्योंकि पैसे ही मेरे जीवन में काम आएगा। बात वो नहीं है, बात मेरे देश की हो रही है इस समय पर। क्या स्कूल के बच्चे वो नहीं है जो मोरल साइंस की किताबें स्कूल में पढ़ाई जाती हैं? क्या किताबों को रटवाया जाता है? मोरल साइंस को रटवाने से काम नहीं चलेगा। मोरल साइंस को कहीं कहीं मोरल वैल्यूज को उनके अपनी आत्मा के अंदर उतारना पड़ेगा। उन टीचर्स की जिम्मेदारी है जो उन बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अगर वो सही से ठीक से नहीं पढ़ा पाए मोरल साइंस को, मोरल वैल्यूज को, तो आने वाले टाइम में वही बच्चा आईएएस बनेगा, वही आईपीएस बनेगा, वही बच्चा कोई गुंडा मवाली भी बन सकता है, वही बच्चा लुटेरा बनेगा। इस पे ध्यान देना जरूरी है कि हमारी मोरल ह्यूमन वैल्यूज क्या है। हम बहुत बात करते हैं मैम ह्यूमन वैल्यूज की। क्या स्कूल की जिम्मेदारी है मॉरल साइंस सिखाना? माँ बाप की नहीं है?
बच्चा बाहर आता है, कहते पापा कह दो अंदर पापा नहीं है, आप मॉडल साइंस को क्या करोगे? बहुत अच्छी बात की है आपने। क्या करोगे आप? ये आप ये देखिए, एक ऐसा नहीं, मुद्दा है। मैं आपको बताऊं, जब हम पढ़ा करते थे तो मैं अपने घर में सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह की फोटो लगा के रहा करता था। मैं आपको बताऊं, ऐसे ही रहा हूं और वो कुछ ना कुछ मानिए आपके अंदर 2-3% तो आता ही आता है। जब आप जिनकी पूजा करते हैं उनका असर आता है। ये आप चलिए कॉन्शियसनेस डेवलप लेकिन आज उस सिस्टम पे कमी है। लेकिन आपसे भी सहमत हूँ, हाँ स्कूल का भी रोल है, उतना ही गार्जियन और सोसाइटी का भी रोल है। उनका, हमारे पास तो बच्चा 4-6 घंटे मैं ये भी नहीं कह सकता एक्चुअली उनका है। देखिए जो टीचर है ना, देखिए आपको एक बताएं, अगर आप मैं अगर कोई नहीं, मैम एक मिनट, मैं अगर आपसे बोलूंगा, मेरी बात मानो, शायद ना माने, लेकिन वो अगर टीचर ने बोल दिया हरी कॉपी पे लिखना है तो वो उसी की मानेगा, तो इसका मतलब उसकी भी वो भी मानेगा ना। ये बहुत बड़ी बात है। एक टीचर, ये आप केवल इस कह के आप इस कह के केवल आप बच नहीं सकते, स्कूल का रोल नहीं है, मैं दोनों का रोल है। इस बात को ये कहा क्या सिर्फ स्कूल का? मैं सिर्फ नहीं, हाँ मैं कह रहा हूँ दोनों का रोल है, दोनों का रोल है। इस बात को 22 घंटे बच्चा 24 घंटे में से एटलीस्ट 18 घंटे वो अपने माँ बाप के पास और अपने इन्वायरमेंट में। मैम तब भी आपको बताओ, मेरे ऊपर मेरे टीचर का असर होता था, आपके ऊपर आपके टीचर का असर जरूर रहा होगा, जरूर रहा होगा। अलग थे तो आज यहाँ बैठे। हाँ ये भी बात ठीक है। आपसे मैं कहूँ, मैं आपको इस मुद्दे की बात यहाँ पे रखते हुए खत्म करता हूँ कि यानी कि टीचर प्लेज अ वाइटल रोल इन मेकिंग और ब्रेकिंग अ चाइल्ड। यानी कि गुरु ही सब कुछ होता है। यदि गुरु अच्छा है तो बच्चा अच्छा बन सकता है, ये बात निश्चित है। तो मैं उन सभी टीचर से और उन सभी माँ बाप से और स्कूल ओनर से ये बात कहना चाहता हूँ शो के माध्यम से कि इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। हम स्कूल में सब्जेक्ट तो पढ़ा देते हैं, लेकिन मोरल वैल्यूज एक बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसको उनके सबकॉन्शियस माइंड में उतारना भी उतना ही जरूरी है, ताकि जब वो बच्चे आगे बड़े होंगे और इस देश की कमान को संभालेंगे तो ये देश भी तरक्की करेगा, आने वाली नस्ल भी तरक्की करेगी, इस देश से करप्शन भी कम होगा। क्योंकि ये बात तो निश्चित है कि करप्शन यहीं से होता है और करप्शन यहीं से ही खत्म हो जाता है। ये बात अगर सही बात मायने में टीचर ने एक बच्चे को समझा तो बड़े होने के बाद जब वो अधिकारी बनेगा तो उसको लालच नहीं होगा कि जैसे बचपन में एक बच्चे को लालच होता है कि पड़ोसी घर में उस बच्चे का खिलौना आया तो मैं भी लूंगा। अगर ये बात उस बच्चे को बचपन में सही मायने में समझा दी गई, यानी उसके माँ बाप ने उसके सही टाइम पर रोल प्ले कर दिया और उसके टीचर ने और स्कूल ने अपना रोल प्ले कर दिया, तो हम एक बहुत अच्छा सांचा बना सकते हैं एक बढ़िया हिंदुस्तान का। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का यहाँ पर आने का। थैंक यू सो मच प्रवीण हांडा मैम, आप यहाँ पर आई और आपने एक अच्छा मार्गदर्शन किया। आप जैसे एजुकेशनिस्ट अगर संसार में हमारे समाज में रहे और होते रहे तो शायद ये स्कूलों का सिस्टम बदल जाएगा। वो ठीक है, ढांचा अलग होता है, लेकिन आप जैसे व्यक्तित्व अगर अंदर है, एक घर के अंदर अगर रोशनी नहीं होती है तो बड़े से बड़ा घर भी अंधकार में डूब जाता है और रोशनी एक दिया करता है। ठीक उसी प्रकार से उस बड़े से बड़े स्कूल के संस्थान की बिल्डिंग के अंदर अगर उसका स्कूल का संचालक के अंदर रोशनी का दिया नहीं जल रहा तो कितनी भी बड़ी बिल्डिंग देखने से हो सकती है, लेकिन उसके अंदर होने वाली एजुकेशन वो ठीक नहीं होगी। धन्यवाद, जय हिंद।